वे मुझे अमेरिकी नेता को खत्म करना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं हर सूची में हूँ। मैंने आज सुबह देखा और अब तक लगता है मैं थोड़ा भाग्यशाली रहा हूँ। लेकिन शायद वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। इस बयान के पीछे क्या वजह थी? ईरान ने ट्रंप की हत्या की कोशिश की। जब ट्रंप तुर्की के अंकारा में नाटो नेताओं से मिले, उसी समय तेहरान के एक अंधेरे हिस्से में साजिश चल रही थी। ये एयरफोर्स 1 को नष्ट कर ट्रंप को हटाने का मौका था। अमेरिका ने चालाकी से साजिश नाकाम कर दी और इसके बाद ईरान को शर्मिंदगी और शासन को सबक मिला। बेवकूफ़ी भरे फैसले करो और बेवकूफ़ी भरे इनाम पाओ। ये अंकारा में शुरू हुआ, जहां ट्रंप नेटो शिखर सम्मेलन में शामिल हुए, जिसमें सभी सदस्य देशों के नेता थे। यह बैठक उन नेताओं के लिए गहरे संबंध बनाने और दुनिया भर में खासकर रूस और खाड़ी में बढ़ते खतरों के बारे में क्या किया जाना चाहिए, इस पर चर्चा करने का एक मौका थी। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ अजीब हुआ। ट्रंप एयरफोर्स 1 के नए वर्जन में अंकारा पहुंचे, जो कतर ने अमेरिका को उपहार में दिया था। उस जेट को लेकर विवाद था। ट्रंप को इन आरोपों का खंडन करना पड़ा कि जेट अमेरिका को नहीं, उन्हें व्यक्तिगत तौर पर उपहार मिला। साथ ही उस जेट को पहले वाले एयरफोर्स 1 की तरह सभी सुरक्षा उपकरणों से लैस करने में भी समय लगेगा। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि इस साल पतझड़ में और सुधार किए जाएंगे, लेकिन वे लागू नहीं हुए। शायद इसी कारण ट्रंप ने अंकारा में अजीब फैसला लिया। ट्रंप अंकारा कतरी जेट से पहुंचे, लेकिन लौटते वक्त एयरफोर्स 1 के पुराने संस्करण से घर वापसी की यात्रा का कम से कम एक हिस्सा तय किया, जिसे नया जेट बदलने वाला है। उस समय ट्रंप बेपरवाह थे। उनसे विमान बदलने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे पुराने दिनों की याद में दूसरे जेट से उड़ना चाहते थे। ट्रंप कुछ छुपा रहे थे। विमान बदलने की असली वजह इससे कहीं बड़ी थी। ईरान ट्रंप की हत्या की कोशिश कर रहा था। ईरानी शासन ने अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति को निशाना बनाने का बेहतरीन मौका समझा। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की 24 जुलाई की एक सनसनीखेज रिपोर्ट के अनुसार है, जिसमें कहा गया है कि ट्रंप को एक विश्वसनीय उभरते खतरे के कारण अचानक विमान बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। ईरानी प्रॉक्सी बल उन्हें और एयरफोर्स 1 को निशाना बना रहे थे। इससे सीक्रेट सर्विस के सामने एक महत्वपूर्ण फैसला लेने की स्थिति आ गई। क्या वे ट्रंप को कतरी जेट का इस्तेमाल करने देंगे, ये जानते हुए कि वह इतना सक्षम नहीं है कि किसी खतरे से विश्वसनीय रूप से निपट सके, या सीक्रेट सर्विस को ट्रंप को पुराने एयरफोर्स 1 में भेजना चाहिए, जिसमें उसके सभी रक्षात्मक उपाय मौजूद है। सीक्रेट सर्विस ने दूसरा विकल्प चुना और इसी तरह ईरान की बड़ी हत्या की योजना ध्वस्त हो गई और उसकी साख पर बट्टा लग गया। हम इस हत्या की साजिश के बारे में कम जानते हैं, जो हैरान करने वाला नहीं है। ईरान यह नहीं बताएगा कि वो ट्रंप को रास्ते से कैसे हटाना चाहता है, और अमेरिका भी विवरण साझा करने में सावधान है ताकि ईरान को उसकी जानकारी का स्तर न पता चले। हमें पता है कि इस हत्या के प्रयास में शामिल प्रॉक्सी बल कतर के जेट को निशाना नहीं बना रहे थे। उस जेट ने उन्हें हमला करने का मौका दिया। वे ट्रंप और उस समय जिस भी विमान में वे यात्रा कर रहे थे उसे निशाना बनाना चाहते थे। इसके अलावा व्हाइट हाउस ने ज्यादा कुछ नहीं कहा है। पेस को आधिकारिक ब्रीफिंग नहीं मिली और न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार कांग्रेस और प्रशासन के प्रमुख सदस्यों को भी सिर्फ इसे एहतियाती कदम बताया गया, कोई जानकारी नहीं दी गई। वह तो हकीकत को कम करके कहना था। ट्रंप की जान खतरे में थी। सीक्रेट सर्विस ने कार्रवाई की। एक बात जो हम निश्चित रूप से जानते हैं वह यह है कि ईरान ट्रंप की जान को लेकर धमकियां देने में कभी झिझका नहीं है। देश के सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनेई ने हत्या के प्रयास के बाद एक्स पर एक बयान साझा किया। हम वादा करते हैं कि हम आपके पवित्र खून और इन 2 हालिया युद्धों के सभी शहीदों के खून का बदला उन अपराधी शर्मनाक हत्यारों से लेकर रहेंगे। ये बदला जनता की मांग है और जरूर लिया जाना चाहिए। युवा खामेनेई अपने पिता अली खामेनेई की ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के शुरुआती चरणों में हुई मौत का बदला लेना चाहता है। अगर सर्वोच्च नेता कहे तो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को ये करना पड़ेगा। ट्रंप खुद लंबे समय से दावा करते आ रहे हैं कि वे ईरानी शासन की हिट लिस्ट में है, जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में दिए गए उदाहरण से देखा, और ईरान पहले भी ऐसा कुछ करने की कोशिश कर चुका है। 2024 में ट्रंप की जान पर ईरान से जुड़ी 2 साजिशें उजागर हुई थी। टाइम मैगजीन रिपोर्ट करता है जुलाई 2024 में सामने आई पहली साजिश में पाकिस्तानी आसिफ मर्चेंट शामिल था, जिसे कई अमेरिकी नेताओं की हत्या की साजिश में गिरफ्तार किया गया, जिसमें ट्रंप भी थे। उसी साल अफगान नागरिक फरहाद शाकरी को गिरफ्तार किया गया। उस पर ईरान सरकार के निर्देश पर ट्रंप की हत्या की साजिश का आरोप था। अब भी धमकियां मिल रही हैं और वे सिर्फ ट्रंप तक सीमित नहीं हैं। 28 जुलाई को इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट किया कि ईरान ने मेलानिया को कहां मारे शीर्षक से एक चिंताजनक वीडियो जारी किया, जिसमें फर्स्ट लेडी का काफिला न्यूयॉर्क सिटी से गुजरते हुए दिखाया गया है और स्वतंत्रता सेनानियों से उन पर हमला करने तो कहा गया है। यहाँ तक कि ट्रंप के बेटे बैरन को भी धमकी दी गई। वीडियो में कहा गया, बैरन ट्रंप, हमारा इंतजार करो।
अगर आप सोच रहे हैं कि अंकारा में ट्रंप के लिए खतरा कितना गंभीर था, तो जवाब है बहुत गंभीर। ईरान सरकार साफ कह रही है कि ट्रंप और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या उसकी प्राथमिकताओं में ऊपर है। जहां तक सवाल है कि ईरान ये कैसे कर सकता था, तो प्रॉक्सी का जिक्र बहुत कुछ बता देता है। ईरान ट्रंप को सीधे निशाना नहीं बनाना चाहता, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या और जिम्मेदारी लेना बड़ी मुसीबत ला सकता है और आर्टिकल 5 भी सक्रिय हो सकता है, जिससे दर्जनों अन्य देशों को खाड़ी क्षेत्र के युद्ध में घसीटा जा सकता है। इसलिए ईरान प्रॉक्सी का इस्तेमाल करना चाहता है। ईरान के बाहर के उग्रवादी समूह का, हालांकि ये समूह शासन द्वारा वित्त पोषित और सुसज्जित होते हैं, जो हमले कर सकते हैं और साथ ही ईरानी शासन को विश्वसनीय ढंग से इनकार करने की गुंजाइश देते हैं। सबसे संभावित हमला मार्ग IRGC की कुद्स फोर्स के जरिए होगा, जिसे काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ईरान के विभिन्न क्षेत्रीय उग्रवादी समूहों के साथ काम करने वाली एक बाहरी अभियान शाखा बताता है। कुद्स फोर्स हमास, हूथी और हिजबुल्लाह से समन्वय करती है। यह फोर्स इन समूहों को हथियार भेजती है और सर्वोच्च नेता के निर्देशों को पहुंचाती है, जिसमें बताया जाता है कि ईरान चाहता है कि ये समूह क्या करे। कुद्स फोर्स छोटा समूह नहीं है। जासूसी और छल कपट में माहिर इस समूह में करीब 15,000 सदस्य हैं और इसका ईरानी शासन की ओर से हत्या अभियानों का संचालन करने का लंबा इतिहास है। 2025 के अंत व 2026 की शुरुआत में ईरान में विरोध भड़क उठे। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक कुद्स फोर्स ने कई प्रमुख प्रदर्शनकारियों की हत्याओं की निगरानी की ताकि उनकी कतारों में अफरा तफरी मचे। कुद्स फोर्स ने 2011 में सऊदी अरब के अमेरिका में राजदूत अदेल अल जबेर की हत्या की साजिश की निगरानी की थी, जिसमें मकसद मैक्सिकन ड्रग कार्टेल से हत्या करवाना था। ईरान जब भी गड़बड़ी करता है तो कुद्स फोर्स के निशान मिलते हैं। कई दशकों के अनुभव के बाद लगता है कि कुद्स फोर्स तुर्की या पास के देश में उग्रवादियों को एयरफोर्स 1 पर हमले के लिए सक्रिय करना चाह रही थी। खतरे की गंभीरता को देखते हुए सीक्रेट सर्विस ने विमान बदलने का निर्णय लिया और वजह ये है, कतर का जो जेट अब एयरफोर्स 1 के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, उसमें कई रक्षात्मक जवाबी प्रणालियां नहीं हैं जो पिछले संस्करण में लगाए गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की 9 जुलाई की रिपोर्ट में अधिकारियों ने पुष्टि की कि कतर के जेट में एयरफोर्स 1 जैसी एंटी मिसाइल क्षमताएं नहीं हैं। 2025 में कतर के जेट पर किए जा रहे काम और क्या वह काम आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होगा या नहीं, इस पर सवाल उठाए जा रहे थे। व्हाइट हाउस कम्युनिकेशंस डायरेक्टर स्टीवन चैंग से ट्रंप के जेट बदलने के बाद उन उपायों के बारे में पूछा गया। उन्होंने जवाब दिया, नया एयरफोर्स 1 एक आधुनिक विमान है जिसे राष्ट्रपति व स्टाफ की सुरक्षा के लिए उन्नत सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ बनाया गया है। जैसा कि राष्ट्रपति ने हाल ही में कहा है, अमेरिका के कई दुश्मन हैं जिनकी नजरें उन पर हैं और हम उन खतरों से निपटने के लिए अपने पास मौजूद हर साधन का इस्तेमाल करते हैं। उस बयान से ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जो सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू है वे स्पष्ट रूप से उस स्तर के नहीं है जो राष्ट्रपति की जान की सुरक्षा के लिए जरूरी है। इसकी तुलना एयरफोर्स 1 के पुराने वर्जन से करें। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि इस पुराने जेट में कई तरह के काउंटर मेजर्स लगे हैं जो ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों के संभावित हवाई हमले को नाकाम करने के लिए बनाए गए हैं। कई काउंटर मेजर्स गोपनीय हैं, फिर भी यह पता है कि पुराने एयरफोर्स 1 में मिसाइल भटकाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और सतह से हवा में मिसाइलों के खिलाफ तकनीक थी। ये हवा में रहते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ट्रिगर होने पर भी संभाल सकता है। सिंपल फ्लाइंग बताता है कि इस जेट में मिसाइल को भटकाने के लिए इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स और कई ANLLQ 204 मेटाडोर जैमर लगे हैं। इसकी रसोइयों में 2000 भोजन रखने की क्षमता और हवाई ईंधन भरने की सुविधा है, जिससे ये जेट लंबे समय तक उड़ सकता है और खुद को खतरों से बचा सकता है। गंभीर मामलों में अमेरिका एयरफोर्स 1 के साथ फाइटर जेट्स भी तैनात करता है। हालांकि ऐसा लगता है कि उन्हें अंकारा में तैनात किए जाने की संभावना नहीं थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये साफ है कि सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को उनके जेट बदलने के लिए क्यों कहा, लेकिन जो इसके बाद हुआ वह और भी चौंकाने वाला है। इस हत्या के प्रयास का समय बेहद अहम है। अब आप जानेंगे क्यों। पहले ये याद दिला दूं कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। हम आपको पूरी जानकारी देते हैं, सिर्फ सुर्खियां नहीं। तो अगर आप सबसे आगे रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। आइए अब अंकारा शिखर सम्मेलन पर वापस चलते हैं। वह बैठक 7 जुलाई से 8 जुलाई के बीच आयोजित की गई थी। क्या आपको याद है कि उन तारीखों पर और क्या हुआ था? अमेरिका ने ईरान में नए हवाई हमले शुरू किए थे। हालांकि ट्रंप ने दावा किया था कि हमलों का यह दौर होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा व्यापारी जहाजों पर बमबारी का बदला लेने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन समय रेखा लगभग पूरी तरह मेल खाती है। 8 जुलाई को ईरान पर लगभग पूरे 2 हफ्ते तक चलने वाले हमलों का दूसरा दिन था। हमलों और अंकारा शिखर सम्मेलन का वह दूसरा दिन था। संभव है तब तक ट्रंप को उनकी जान को खतरे की खबर मिल रही होगी। सिर्फ 8 जुलाई को ही अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह शहर, जहां एक ईरानी नौसैनिक अड्डा है, के साथ साथ दक्षिणी तटीय शहर सिरिक और बू शहर प्रांत पर मिसाइलें और बम दागे, जो ईरान के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र का स्थल है। यह बदला था, जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा,
लेकिन शायद होर्मुज जलडमरू मध्य की वजह से नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपने जीवन के लिए खतरा और ईरान द्वारा संघर्ष दोबारा शुरू करने की कोशिश माना होगा, जिस पर महीनों से अस्थिर युद्ध विराम था। प्रॉक्सी जाएं भाड़ में। अमेरिका जानता है कि इन समूहों के पीछे ईरान है और उसने हत्या के प्रयास का जवाब आसमान से आग बरसाकर दिया, जिससे ईरान को सबक मिला। बस ऐसा मत करो ईरान, ये संकेत भी कि तुम ट्रंप की हत्या करना चाहते हो पूरे देश में तूफान खड़ा करने के लिए काफी है। ईरान के हत्या प्रयास के बाद 13 दिन की हमले अब लगभग खत्म हो चुकी है। 26 जुलाई मौजूदा ढीले ढाले युद्ध विराम का तीसरा डे था, जिससे अमेरिका और ईरान फिर से बातचीत कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका माफ करके सब भूल जाने को तैयार है। जैसा राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने 26 जुलाई को कहा, आने वाले दिनों में देखा जाएगा, लेकिन स्पष्ट है कि क्षेत्र में अतिरिक्त सैन्य संसाधन भेजे जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि वे पूरी तरह तैयार है और सभी विकल्प खुले हैं। शासन को उन पर भरोसा करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, ईरान द्वारा किए गए हत्या के प्रयास के जवाब में लगातार 13 दिनों तक किए गए हमले एक चेतावनी के रूप में थे। गोली चलाई। अगर शासन फिर सीमा पार करता है या ट्रंप को नुकसान पहुंचाता है तो अगला हमला और विनाशकारी होगा। फिलहाल युद्ध विराम लागू है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता हुसैन खामेनेई-पूर ने युद्ध विराम के पहले दिन सोशल मीडिया पर कहा, ऐसा लगता है कि हमारे प्यारे ईरान ने पिछली रात शांति से बिताई और उसके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई हमला या प्रहार नहीं हुआ। ईरान का शरीर पूरी तरह सुरक्षित है। ईरान का सिर स्वस्थ है। यहाँ तक कि ट्रंप भी उनके साथ जो लगभग होने वाला था उसके बावजूद वार्ताओं को फिर से पटरी पर लाने के लिए दृढ़ नजर आते हैं। ट्रंप समझौता अंतिम रूप देना चाहते हैं। 28 जुलाई को अल जजीरा ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वॉशिंगटन और ईरान के बीच दोस्ताना बातचीत हुई। सैन्य हमले रोकने के बाद उन्होंने कहा कि हफ्तों में पहली बार बातचीत में प्रगति की अच्छी संभावना है, तो जहाज को सही दिशा में मोड़ दिया गया है। सब कुछ फिर से सही रास्ते पर है। इस नई युद्ध विराम को खत्म करने वाली एकमात्र चीज ये होगी कि अगर ईरान कोई बेवकूफी भरी हरकत कर दे, जैसे कि खाड़ी क्षेत्र में किसी अमेरिकी सैन्य अड्डे पर गुप्त हमला करना। हम आपको 3 मौके देंगे यह अंदाजा लगाने के लिए कि ईरान ने अभी क्या किया है। एक हास्यास्पद कदम उठाते हुए जो ऐसा लगता है कि अच्छी चल रही बातचीत को पटरी से उतारने के लिए ही उठाया गया था। यहाँ तक कि हत्या की कोशिश के बाद भी 28 जुलाई की शाम ईरान ने अमेरिकी बलों पर अचानक हमला किया। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने रिपोर्ट किया, सभी मिसाइलें इंटरसेप्ट होती दिखी और सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमेरिकी बलों पर हुए अनुचित हमले असफल रहे। इन हमलों का मतलब है कि जो युद्ध शांत होता दिख रहा था वह एक बार फिर भड़क उठा है। इन हमलों की खबर वीडियो बनाते समय आई थी। जब तक आप देखेंगे शायद अमेरिका ने जवाबी हमले कर दिया हो, जिससे ताजा संघर्ष विराम की कोशिश नाकाम हो गई। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कुछ घंटे पहले मुलाकात की जब ईरान ने गुप्त हमला शुरू किया, जो उसकी मंशा दिखाता है। ये शायद हत्या की साजिश न हो, लेकिन अमेरिका बदला जरूर लेना चाहेगा, जैसे उसने एयरफोर्स 1 को निशाना बनाने की ईरान की कोशिशें नाकाम करने के बाद बदला लिया था। हत्या के प्रयास की बात पर लौटते हुए अमेरिका ने इस पूरे मामले को यूं ही नहीं छोड़ दिया है। ईरान के खिलाफ कई दिनों तक जवाबी हमले करने के अलावा अमेरिकी अधिकारियों ने हत्या के प्रयास की जांच शुरू की है। ऐसा लगता है कि जांच ईरान पर केंद्रित नहीं है। इसके बजाय FBI एजेंट सरकारी अधिकारियों से सक्रिय रूप से जानकारी जुटा रहे हैं, क्योंकि वे इस संभावना की जांच कर रहे हैं कि कहीं कोई लीक तो नहीं हुआ जिसने ईरान को सबसे पहले ट्रंप की हत्या का प्रयास करने का कारण दिया हो। 15 जुलाई की एक रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया कि FBI एजेंटों ने कई लोगों से बात की जो अंकारा में कतरी एयरफोर्स 1 में सवार थे और उन्होंने उन अधिकारियों से अपने फोन सोखने के लिए भी कहा ताकि FBI ये जांच सके कि कहीं कोई लीक तो नहीं हुआ। जांच से जुड़े एक अधिकारी जिन्होंने नाम न बताने की शर्त पर न्यूयॉर्क टाइम्स से बात की ने कहा कि जिन लोगों से जांचकर्ता संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं उनमें वे सीक्रेट सर्विस एजेंट भी शामिल हैं जो ट्रंप के साथ यात्रा कर रहे थे। अधिकारियों ने सीक्रेट सर्विस नेतृत्व के निर्देशों पर बाहरी अनुरोध अपने वकीलों को भेजे होंगे, लेकिन अब यह सवाल उठाना जरूरी है, क्या यह सामान्य प्रक्रिया है या FBI को लगता है कि सीक्रेट सर्विस का कोई सदस्य ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों को जानकारी लीक कर सकता है। ट्रंप प्रशासन ने हत्या के प्रयास के बाद स्थिति से निपटने का अनोखा तरीका अपनाया। इसने अपने सामूहिक गुस्से का एक हिस्सा न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकारों की ओर मोड़ दिया है, जो उन कई लोगों में शामिल हैं जिन्होंने उस कतरी एयरफोर्स 1 से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं पर रिपोर्ट की थी, जिसका हमने जिक्र किया था। FBI निदेशक कास पटेल जांच का नेतृत्व कर रहे हैं, जिससे ट्रंप प्रशासन मानता है कि एयरफोर्स 1 पर रिपोर्टिंग की निगरानी जरूरी है ताकि दुश्मन को कमजोरी का सुराग न मिले। ये जांच प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल उठाती है और साथ ही हमें साफ साफ ये पूछने पर मजबूर करती है, अगर कतरी एयरफोर्स 1 तैयार नहीं था तो व्हाइट हाउस उसका इस्तेमाल क्यों कर रहा था? उस सवाल का जवाब शायद न मिले। फिलहाल ट्रंप सुरक्षित है। पुराने एयरफोर्स 1 ने अपना काम किया और ईरान की प्रॉक्सी से हत्या की कोशिशें नाकाम रहीं। हालांकि
खाड़ी में संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। जॉर्डन में ईरान के अचानक हमले से कुछ दिनों की शांति के बाद युद्ध फिर भड़क गया और भी बहुत कुछ आने वाला है। ईरान में और हमले होंगे, ईरान की ओर से और जवाबी कार्रवाई होगी और शायद ट्रंप की जान पर और भी हमले हो सकते हैं। इस बार ईरान की हुकूमत को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मौका मिला तो वो फिर कोशिश नहीं करेगी। अगर ईरान अपनी किस्मत आजमाता रहा तो अमेरिका वह कर सकता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, एक पूर्ण जमीनी आक्रमण शुरू कर सकता है। अमेरिका के पास यह विकल्प अभी भी है, पर यह कैसे होगा? क्या सब अमेरिका की इच्छानुसार होगा? हम इन सवालों और अन्य बातों के जवाब अपने वीडियो में देते हैं, जहां हम एक संभावित आक्रमण परिदृश्य पर चर्चा करते हैं। जानकारी के लिए इसे देखें और मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि अमेरिका ईरान युद्ध की ताज़ा घटनाएं जान सके। देखने के लिए धन्यवाद।